हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एनडीए 2021 का सेकंड पेपर हुआ है और उसके मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कंप्लीट आंसर की है आपके पास पूरे पेपर की और विद सॉल्यूशन है। और ट्राई मेरी यही रहेगी कि 120 के 120 क्वेश्चन के आंसर की आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हो। चलो फिर इसको शुरू करते हैं अपने बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ कोट है और कोट के ब्रैकेट में आपके पास है साइन इनवर्स 3/5। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2 को लिखा जा सकता है टेन इनवर्स 2/3। और इसको जब आप फॉर्मूला लगाकर सोल्व करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये फॉर्मूला जब लगाने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोट के अंदर आपको टेन इनवर्स इसकी वैल्यू मिल रही है 17/6। और टेन इनवर्स को जब कोट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 6/17 बन जाएगा। और जब ये 6/17 बनेगा आपके पास यहाँ पर 12 माइनस 6/17 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास 6/17 हो जाएगा। टेन इनवर्स 17/6 था, तो टेन इनवर्स को जब कोट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6/17 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 है। और अगर 4 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 3/4 होगी। तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास √3/2 होगी, जिससे आपको 0 से पाई के बीच में एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। अब tan 3x की वैल्यू पूछी गई है तो x की जगह जैसे ही 60 डिग्री पुट करोगे तो tan 180 मिलेगा, जो कि आपका 0 होता है। और अगर 120 पुट करोगे तब भी आपको tan के अंदर 360 मिलेगा और वहां भी tan की वैल्यू 0 आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है P, Q एंड 3 बी द रिस्पेक्टिव द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP। AP की पहली, तीसरी और पांचवी टर्म है। P अगर पहली टर्म है तो उसके बाद Q आपके पास जो है थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म हो जाएगी, और D उसका डिफरेंस दे रखा है। तो थर्ड टर्म मुझे पता है P प्लस 2D होएगी और फिफ्थ टर्म मुझे पता है P प्लस 4D होएगी। लेकिन इसने इस टर्म को Q नाम दे दिया है, तो Q की वैल्यू आपके पास है P प्लस 2D और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3। मतलब ये हो गया कि P प्लस 4D की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 आ गई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि PQ मिनिमम होना चाहिए, मतलब PQ का आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू उठाकर, Q की वैल्यू अगर आपके पास किसी रिलेशन में है, कहीं पर है, तो उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दें Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी D की इक्वेशन है, यहाँ पर भी D की इक्वेशन है। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2Q इज इक्वल टू 2P प्लस में 4D। और 4D की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा P माइनस 3। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन आ जाएगी Q और P के बीच में जो रिलेशन आया वो कुछ ऐसा आएगा, 2Q इज इक्वल टू 3P माइनस 3। तो PQ की वैल्यू आपके पास आ रही है, Q की वैल्यू आपको मिलेगी, एक सेकेंड, 2D की वैल्यू आपने यहाँ पर Q इज इक्वल टू P प्लस 2D था, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Q इज इक्वल टू 2P प्लस P माइनस 3 आ रहा है, P माइनस 3 आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 4D की वैल्यू P माइनस 3 है? नहीं, ये हमने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ हमने इसको गलत लिख दिया। तो 4D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 माइनस P आएगी। तो यहां से 2Q इज इक्वल टू आ गया P प्लस 3। तो Q की वैल्यू आ गई P प्लस 3/2। ये Q की वैल्यू उठाकर आप यहां पुट कर दें तो P का P पड़ा ही है और Q की जगह आ जाएगा P प्लस 3। इसका डिफरेंशिएशन आपने 0 करना है, तो P स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2P और 3P का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहां से P की वैल्यू आपको मिली माइनस का 3/2। P की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 3/2। और जब ये P की वैल्यू माइनस 3/2 आप यहां पुट करेंगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी प्लस का 3/2। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। D की वैल्यू पूछिए क्या होगी, तो D की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं।
p की जगह पर यहां आपने -3/2 पुट किया तो 4d इज इक्वल टू 3 + 3/2, तो 4d इज इक्वल टू आ गया 9/2 और d की वैल्यू आपके पास आ गई 9/8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास 9/8 है, जो कि सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। x³ - 8 इक्वल टू 0, ये मुझे पता है x³ इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 वैल्यू आएगी, एक 2, एक ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। और मुझे पता है 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो एक लाइन में तो होंगे नहीं। तो इसने बोला है द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है द रूट लाई ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ये बात गलत कर दी। रूट जो आपके ये सर्कल की रेडियस जो आपके पास बनेगी उसकी रेडियस 2 आएगी। अगर यहाँ 8 की जगह 1 होता तब ये स्टेटमेंट सही होना था। पहला स्टेटमेंट यहाँ सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है sec x इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू पी है, और इसको अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूं तो 1/sin x इंटू कोस एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है p। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2/sin 2x इज इक्वल टू p आ गया, और sin 2x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/p। उसने बोला व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, p की छोटी से छोटी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मुझे पता है साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो p की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, 2 आ जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 आएगी। p की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, और मैक्सिमम तो आपकी इन्फिनिट तक कहीं पर भी जा सकती है। यहाँ पर 3 भी पुट कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन 2 से 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से अगर 1 रखोगे तो साइन की वैल्यू आपको 1 से बड़ी मिल जाएगी, जो पॉसिबल नहीं होती। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। 6th क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू टेंड करता है, तो मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स, और यहां यू डॉट वी से डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स को वैसे का वैसे रखा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस का आपके पास बना साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स को वैसे का वैसे रखा, कोस एक्स को वैसे रखा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स, तो ये आपके पास कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 0। मैंने डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस, इसको लिख दिया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कोस स्क्वायर एक्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगी 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर कोस एक्स के अंदर मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, जो कि कुछ इस तरीके से लग रही है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मैं 2 कोस एक्स कॉमन लेता हूं तो मुझे मिल रहा है कोस एक्स प्लस 1, और यहां माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो कोस एक्स प्लस 1। तो यहां से कोस एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक 1/2 आ रही है और एक कोस एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। कोस की वैल्यू 1 0 डिग्री पर होती है और 1/2 वैल्यू कोस की होती है π/3 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन π/3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल सही बात है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट का कॉम्प्लीमेंट कहता है इक्वल है इंटरसेक्शन के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन दी 2 सेट मस्ट बी इक्वल। कहता है 2 सेट का अगर डिफरेंस, कहता है अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो कहता है सेट को इक्वल होना पड़ेगा। ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ए सेट मान लो मैंने 1,2 ले लिया, बी सेट मान लो मैंने 1 2 3 ले लिया, तो आप a माइनस बी निकालो, क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आया है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल थे, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं थे, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, और बोला गया है कि x के अंदर 6 एलिमेंट थे, y के अंदर 5 एलिमेंट थे, तो जब आप इन दोनों का x माइनस वाई करोगे तो आपको 6 ही एलिमेंट मिलेंगे, और z के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट थे, और 6 और 4 एलिमेंट का यूनियन हो जाएगा 10 एलिमेंट, और 10 एलिमेंट तो सबसेट आपके पास हो जाएंगे 2 की पावर 10 माइनस 1। तो प्रॉपर सबसेट पूछे थे इसलिए आंसर 1023 आएगा, अगर सबसेट पूछे होते तब अपना आंसर 1024 आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1023 आएगा, सी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन कहता है ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, ये बात यहीं पर गलत होगी, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, पहला स्टेटमेंट गलत है। और अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो दूसरे और तीसरे को तो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बोलते हैं कि कम से कम 2 स्टेटमेंट सही है। 10वें के ऊपर चलते हैं।
कहता है यहां पर log 2/10 है, इससे ये तो डायरेक्ट कैंसिल ही हो गया, ये 1 बन गया अपने पास। तो 1 प्लस log 10 की पावर x इज इक्वल टू आपके पास 2 है, 1 उधर चला गया, तो log 10 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 10वें का आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 एक डायरेक्ट रिलेशन होता है cos a cos b cos c इक्वल टू 0 का। और अगर आपने ये रिलेशन फाइंड करना है तो आप a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री को काम में ले लो और पहले यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगा देना। सी डी फॉर्मूला लगाकर ये बनेगा 2 cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos 2c और यहां पर a प्लस बी की यहां वैल्यू पुट कर देना 180 माइनस सी और कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस का 2 कोस सी कोस a माइनस बी और यहां पर आपने कोस 2c का फिर यहां पर फॉर्मूला लगा देना है। कोस 2c का फॉर्मूला आपको पता ही है 2 कोस स्क्वायर c -1 होता है और इक्वल टू में -1 पड़ा ही था। -1 से -1 कैंसिल हो गया, 2 कोस c यहां पर कॉमन लेकर कोस c माइनस कोस डी का दोबारा फॉर्मूला लगा देना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। 11th क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ए बी और सी तीनों को भाई 45 45 45 पुट कर दो क्योंकि चारों ऑप्शन आपको अलग अलग मिल रहे हैं और तीनों को जब आप 45 45 45 पुट करोगे आपको आंसर इसका बी ऑप्शन मिल जाएगा। ए को बी को सी को तीनों को 45 डिग्री रख दो, आंसर आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ, यहां पर कहीं नहीं बोला गया कि एबीसी आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स है। अगर एबीसी ट्रायंगल होते तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल आप 45 45 45 नहीं रख सकते, लेकिन एबीसी यहां पर कोई भी एंगल थे इसलिए आपने डायरेक्ट एबीसी की कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दी, मैंने 45 डिग्री पुट करी है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सपोज सेट ए कंसिस्ट नेचुरल नंबर फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है अभी 3 6 9 से लेकर 750 तक जा रहा है और 750 तक टोटल कितने होंगे 250 है। उसके बाद कहता है 200 इवन नंबर है और 200 इवन नंबर है तो कहां तक जाएगा 400, तो इवन नंबर आपके पास हो गए 200। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मेरे को पता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ये 250 बन गया, ये 200 बन गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों वाली चैन के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं आपने ये देखना है कितने कॉमन आ रहे हैं। ये 3 की टेबल है, ये 2 की टेबल है और ऐसे नंबर जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं वो नंबर होते हैं जो 6 की टेबल में आते हैं। तो 400 से कम ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 की टेबल के अंदर आएंगे, 400 से कम ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 की टेबल में आएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 400 में 6 का डिवाइड किया तो 66 आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 66 है। 250 और 200 हो गया 450, 450 में से 66 माइनस करेंगे 384 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एसके डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी माननी है, सारी की सारी टर्म 1 1 मान लो, सारी की सारी टर्म 1 1 मान लो, एपी की सारी टर्म 1 1 मान लो। तो S30 आपके पास 30 हो जाएगा, 20 माइनस 10 आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। 14वें का आंसर सी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन कहता है इसके जो रूट है वो डिफर बाय यूनिटी है, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है और मुझे पता है अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का रूट इक्वल टू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए, वो वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो 5k प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आएगा c अपॉन ए, 5k अपॉन में 4 इक्वल टू 1 आ गया। इसको सोल्व कर लेना भाई, k की 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू आपको -1/5 मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी ऑप्शन है। मैं आपको दूसरी वैल्यू बता देता हूं कितनी आई थी। 15वें क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, के की वैल्यू 3 आ रही है और एक के की वैल्यू आ रही है -1/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस इक्वेशन के रूट ओमेगा 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 स्क्वायर और 1 होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है ओमेगा, तो जैसे यहाँ ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होता है, ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होता है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स वाई जेड अगर जीपी के अंदर है, अगर एक्स वाई जेड जीपी के अंदर है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर भी जीपी ही रहेगी और जब उनका लोग ले लेंगे तो वो एपी बन जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सही है। यहां पर
और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता log x log y log z। तो मुझे पता है log लेने पर वो AP बनी थी और AP के अंदर सेम नंबर जब ऐड करेंगे तो वो AP ही रहेगी, तो इसने HP बोल रखा है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका पिछले एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। यहां पर 3 नंबर ये एपी के अंदर है तो बीच वाले नंबर का डबल कर देना। सिंपल एपी का कंसेप्ट और लॉग का कंसेप्ट आपके काम में आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। log 2 की पावर x प्लस 3, तो यहाँ 2 पावर में चला जाएगा तो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है log m इंटू n। log से log कट गया, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, और जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। तो इसको जब इधर लेके आओगे तो 2 की पावर x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, एक रूट आपको 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 मिलेगा और एक रूट आपको 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 मिलेगा। लेकिन हमारा यहीं से आंसर आ गया x की वैल्यू log 5, बेस में उसका 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एस कुछ ऐसा है, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड। वो कहता है 500 से छोटे होने चाहिए, 3 डिजिट के नंबर 500 छोटे। तो 1 2 3, तो पहली जगह पर तो 3 ही केस आएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 केस थे, एक यहाँ चला गया, 6 और 5 आ गया, आंसर 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पी आपके पास n डिजिट है तो n कुछ भी मान लो, मैंने n को 2 मान लिया, n को 2 माना तो p की वैल्यू 11 बन गई। तो उसने बोला 9 इंटू पी का स्केयर प्लस p बताओ, तो 11 का स्केयर 121 इंटू 9 1089 प्लस 11, ये आपके पास हो गया 1100। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n और p की ये दोनों वैल्यू पुट करने पर 1100 आएगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n की ये और p की वैल्यू ये पुट करने पर 1100 आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बोला है कि दोनों रूट इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट साइन है, और जब मुझे पता है कि इक्वल रूट हो और अपोजिट साइन के हो तो b की वैल्यू 0 होती है। डायरेक्ट नोट्स की बात है, ये b की वैल्यू 0 होती है। और b को जब 0 किया तो k स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू आपको 0 मिल गई, एक k की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक k की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस की 5 मिलेगी। फिर उसने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट रियल भी हैं, रूट रियल भी हैं तो मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्केयर माइनस 4ac जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्केयर माइनस 4ac 4 रखा, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 3k स्केयर माइनस 5, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर k की वैल्यू को 0 रखता हूं, k की वैल्यू को 0 रखता हूं तो ये इक्वेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गई। कहता है हैज रियल रूट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो 0 और 0 को इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, k की वैल्यू 0 तो वैसे भी अपने ऑप्शन में है ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर k की वैल्यू -5 के ऊपर थोड़ा सा शक था, और k की वैल्यू -5 जब यहाँ पुट करोगे ना वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब -5 पर इस इक्वेशन के रूट रियल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन इसका आंसर आएगा कि ऐसी k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे कौन सा आंसर चाहिए, k की कौन सी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और मेरे पास k की 2 ही तो वैल्यू आई थी 2 ही वैल्यू आई थी, और k की वैल्यू आपके पास -5 इसको सेटिस्फाई कर नहीं रही, 0 ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो दोनों ही आंसर मेरे नहीं है। k की वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है n इज फैक्टोरियल n। अब कहता है 1 से लेकर 10 तक जाओ, अब 1 से लेकर 10 तक तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन को छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट कर देता हूं? पुट n इज इक्वल टू 3 तक ले आता हूं। n को जब 3 तक लेके आऊंगा तो क्या ये क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, और अगर यहाँ 10 तक जा रहा है तो मेरा पहला ऑप्शन क्या था? 10 का फैक्टोरियल, तो यहाँ मेरा पहला ऑप्शन हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल -1। मेरा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 10 से 1 ज्यादा 11 है तो फैक्टोरियल 4 प्लस 1। मेरा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस 1, और मेरा चौथा ऑप्शन हो जाएगा फैक्टोरियल 4 -1, ये मेरा पास डी ऑप्शन हो जाएगा।
अब a1 प्लस ए टू प्लस ए3 क्या है? ये है 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये है 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये है 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया मेरे पास 18 और 4 22 और 1 23। मेरा आंसर आ गया 23। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां आपको आंसर 23 मिल रहा है? और 23 मुझे पहले में भी मिल रहा, दूसरे में भी मिल रहा, तीसरे में भी मिल रहा, चौथे मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहता है पी और क्यू की नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, नॉन जीरो रूट्स हैं पी और क्यू। तो मुझे पता है दोनों रूट का सम माइनस बी अपॉन ए होता है और दोनों रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। यहाँ से क्यू की वैल्यू एक तो आपको मिल गई 0 और एक वैल्यू यहाँ से पी की वैल्यू 1 आ रही है। अगर Q को 0 रखोगे तो P भी, अगर यहाँ Q को 0 करोगे तो P भी 0 मिलेगा, और अगर P को आप यहाँ 1 रखोगे तो Q की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। तो P और Q की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसको सोल्व करना है। डेल्टा की फॉर्म में ऑप्शन है, तो मैंने डायगोनल एलिमेंट जो थे ए ई आई तीनों को मैंने 1 1 1 पुट कर दिया, बाकी सारे के सारे मैंने 0 पुट कर दिए, बाकी सारे के सारे 0 पुट कर दिए। तो क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है। तो डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई, डेल्टा को 1 1 1 1 यहां पुट कर दो। अब ये जो वैल्यू आपने मानी थी, ये सारी की सारी मानी हुई वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपको क्या मिल रहा है? 3D, D तो हमारा 0 था, G भी हमारा 0 था, 0 हो गया। A हमारा 1 था, G 0 था, 4 आ गया, G 0 था, ये आपके पास 0 आ गया। 3E, E अपना 1 था तो ये 3 बन गया। B और H ये दोनों ही 0 थे, H अपना 0 है, F अपना 0 है, I अपना 1 है, यहाँ से 5 आ गया। C अपना 0 है, I अपना 1 है, यहाँ से 7 आ जाएगा, और I अपना 1 है, यहाँ से आ जाएगा 6। और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड किया, -4 × 18 आपका आंसर आ गया -72। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। कहता है 1/b + c 1/c + a 1/a + b HP में है। अगर ये HP में है तो मेरे को पता है इनकी उल्टी AP होएगी, बिल्कुल सही बात है, ये AP के अंदर होंगे। और अगर ये AP के अंदर है तो a + b + c भी AP में होंगे, बिल्कुल सही बात है। आप इसका डबल करके इनके किनारे वालों के सम के बराबर कर दो। आपको इसको सोल्व करने पर ये रिलेशन मिल रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। और अगर 3 नंबर अगर AP के अंदर है तो उनका स्क्वायर GP में थोड़ी होता है, ये बात तो गलत होगी ना सीधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली पहला स्टेटमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, a की पावर 100 a की पावर 50 -2 × a की पावर 25। तो मैं एक बार सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ, पहले एलिमेंट की बात करूंगा। तो a की पावर 100 करने पर मेरा पहला एलिमेंट तो 1 ही रहेगा, a की पावर 50 करने पर मेरा पहला एलिमेंट फिर ही 1 रहेगा, माइनस a की पावर 25 करने पर मेरा पहला एलिमेंट फिर भी 1 ही रहेगा। और मेरे को आंसर क्या मिला? -2 मिला, मतलब -2 का फर्क आएगा। और -2 का अगर फर्क आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसको सोल्व करना है। मैंने A, B और C तीनों को 1 1 1 पुट कर दिया। A, B और C तीनों को 1 1 1 पुट करोगे तो आपको एक आसान सा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ये 1 1 1 हो गया, K उधर चला गया, डिटर्मिनेंट को सोल्व करके वही K की वैल्यू आएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका -4 आ जाएगा सोल्व करने पर। A, B, C तीनों को 1 1 1 रख देना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है n = 1 से लेकर 8n। मेरे को पता है 8 की पावर कुछ भी कर लो, 8 का मल्टीपल कोई भी n ले लो, 8 का मल्टीपल लोगे तो i की पावर जो होती है 8 का मल्टीपल 1 होती है, तो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हमें सिर्फ 1 से लेकर 7 तक सोल्व करना है। i = 1 से लेकर 7 तक सोल्व करना है हमने। i की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक सोल्व करेंगे तो i की लगातार 4 पावर, आइटा की लगातार 4 पावर कैंसिल हो जाती है, और आइटा से माइनस आइटा कैंसिल हो गया, और आइटा का स्क्वायर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 29, तो x की जगह आइटा y रखना है, z की जगह x + आइटा y रखना है। तो z बार मुझे पता है मोड z के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी मोड z का स्क्वायर है, ये भी आपके पास
ये बार नहीं आएगा, यहाँ दोनों बार नहीं है, ये मोड जेड के स्केयर है। प्लस 4 इंटू जेड प्लस जेड बार होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, और माइनस में 48 इक्वल टू 0। तो मोड जेड आपके पास हो गया यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऐड करोगे तो 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर आ गया, और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ x मतलब 2x इंटू 4 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर और वाई स्केयर कोएफिशिएंट सेम है, h अपना 0 है, इसका मतलब ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो किसी भी बिना रूट वाले का स्क्वायर करने पर रूट आएगा नहीं, बिना रूट वाले का स्क्वायर करने पर रूट आएगा नहीं, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2ab बोलता है, बीच में माइनस का साइन है तो भाई आपको माइनस का मिलेगा, बीच में माइनस का साइन है तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर कौन कटेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस आइटा b प्लस a माइनस आइटा b से आइटा b कट जाएगा, लेकिन बीच में यहाँ माइनस मिलेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। 30वें क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा आपके पास, 30वें क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन। 31वां, कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय दीज डिजिट इन विच ईच ऑफ द 4 डिजिट अपीयर। वेरी गुड, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 डिजिट का नंबर। तो 3 5 7 9 तो एक एक बार आएंगे, कोई भी नंबर आपका रिपीट हो सकता है। मान लो वो 3 रिपीट हो गया, और अगर 3 रिपीट होता तो टोटल कितने केस बनते, टोटल केस बनते सर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 60। 3 के रिपीट होने से अगर 60 केस बनते हैं तो इन चारों के साथ अगर ऐसा ही किया जाए तो 60 इंटू 4 240 आंसर आ जाएगा। 32, 1 और 2 से कितनी मैट्रिक्स काम में ली जा सकती है, 2 की पावर 4, आंसर आपके पास 16। सेम इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार इंडिया के पेपर में भी आया था। तो 33 कहता है आई इजिकल टू आइटा इजिकल टू -1 का रूट और आइटा की पावर -2n, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 पुट करके देख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ मर्जी रख लो, आपको इस पूरे को सोल्व करके या तो 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 33 है, 33 वो चल तो रहा है ना, ये तो नहीं बंद हो गया, वेरी गुड, 33 हो गया। 33 का आंसर आपके पास क्या आया था, अभी 2 आया था। 34 की ओर चलते हैं आगे। हाँ भाई 34 की ओर, 33 का आंसर 2 है भाई। 34 कहता है इसको सोल्व करना है, कहता है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये बात इस बंदे ने काम ठीक किया, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, ए को 3 रख दिया, बी को 2 रख दिया, सी को 1 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 3/1, 3 आ गई। वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/1 -3 -1 आ गई, और जेड की वैल्यू आपके पास आ गई 1/1 1 आ गई। एक्स वाई जेड की ये वैल्यू उठाकर यहाँ इस पूरे में पुट कर दो, आंसर आपको 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बोला गया है कि इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका सारी की सारी रो 0 है, डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला स्टेटमेंट आपके पास सही है। फिर कहता है ए क्यूब इज इक्वल टू ए है। अगर आप इसका ए स्क्वायर करके देखोगे ना, सारे एलिमेंट जब सेम होते हैं ना तो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनती है। जब ए स्क्वायर ही ए के सेम नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो ए क्यूब कैसे हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट एंड 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक सर्कल है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ये है। अब देखो भी 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल आ गया। सर्कल की क्वेश्चन आपको कुछ ऐसी पता होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स और वाई की जगह पर 5 और -8 पुट करेंगे तो 25 प्लस 64 प्लस 10x माइनस का 16y प्लस c इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद -2,9 से भी पास कर रहा है तो 4 प्लस 81 माइनस में आपके पास 4x आया, प्लस का 18y आया, प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आई है तो ये 4 प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन आई है। भाई लोगों इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, और आपको g सोल्व करने पर g की वैल्यू 58 मिलेगी और आपको f की वैल्यू 24 मिलेगी। और मुझे पता है इस इक्वेशन का जो सर्कल का जो सेंटर होता है -g और -f होता है, तो आपको आंसर इस क्वेश्चन का डी आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था। ये जब g और f की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन के अंदर, ये x नहीं है यहाँ पर g आएगा भाई, ये x नहीं है g आएगा, यहाँ g आएगा। ये g और f की वैल्यू यहाँ पर y की जगह पर f आएगा भाई, y की जगह पर f आएगा, y की जगह f आएगा। तो ये g और f की वैल्यू को जब आप इसके अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपको जो c की वैल्यू आ रही है, मेरे को जो c की वैल्यू मिली थी -280 मिली थी। c की वैल्यू जो भी आ रही है, c की वैल्यू -280 मिली थी लगभग।
और वो सी की वैल्यू बाद में, क्योंकि रेडियस की बात की गई अगले क्वेश्चन में, और रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस आपके पास सी होता है, और जब आप इसके अंदर जी एफ और सी की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपको 60 से बड़ा मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो पेपर में आप छोड़ सकते थे क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन थे। 36 और 37 क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ना चाहिए था। 38 पर आ जाओ। कहता है दो वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, कहता है थर्ड वर्टेक्स रैशनल इररेशनल नंबर होएगा। बिल्कुल सही बात है यार, मैं फॉर्मूला जानते ही हूँ, फॉर्मूले के अंदर √3 आता होता है, अपॉन में 2 होता है, तो इररेशनल नंबर जरूर है, पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है एरिया इररेशनल है, एरिया मुझे पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो इररेशनल नंबर उसके अंदर भी आएगा, तो दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है। तीसरा कहता द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द, तीसरे जो वर्टेक्स है उसके दोनों मतलब जो दो केस बनते हैं ना, एक्स और वाई जो दोनों कोऑर्डिनेट है उन दोनों का डिफरेंस पूछा है क्या होगा। तो आपके पास पहला x प्लस वाई हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2√3/2 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2√3/2, कुछ ऐसा आएगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करके देखोगे तो आपको आंसर 2√3 मिलेगा। दोनों को सोल्व करने पर आंसर 2√3 मिलेगा। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला लगाने पर, यहाँ एक फॉर्मूला लगा हुई, जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए होते हैं ना x1 y1 और x2 y2, तो इसका आपको नोट्स के अंदर सीधा एक फॉर्मूला लिखवाया होता है x1 प्लस x2 प्लस √3 इंटू आगे जो भी है, एक बार फॉर्मूला देख लेना। x और y दोनों कोऑर्डिनेट जो आएंगे उनका डिफरेंस कर देना, आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। एक 0 0 पर था, एक 2 2 पे था, दो वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स इधर कहीं पड़ा होगा, चौथा वर्टेक्स इधर कहीं पड़ा होगा, इस लाइन के ऊपर आएंगे दोनों। चलो एक सेकेंड, अगर यहाँ है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई फर्क आएगा, यहाँ है तो उसके x और y उसमें भी दोनों में कोई ना कोई फर्क आएगा, क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर होता तब 0 आना था। आंसर इसका डी बिल्कुल सही है, अभी कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स है जो पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 लगातार वर्टिसेस दे रखे हैं A B C D। तो A के पॉइंट है 1,3, B आपके पास है -1,2 और C आपके पास है 3,5। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके x वालों का सम 4 बन रहा है तो इधर भी 4 बनना चाहिए, तो D वाला ये 5 हो जाएगा। यहाँ y वालों का सम 8 बन रहा है, यहाँ 2 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी D पॉइंट आ गया। BD की क्वेश्चन पूछी है, इन दोनों पॉइंट से पास करने लाइन की क्वेश्चन निकाल देना। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको थोड़ा बहुत आप सोल्व कर लेना, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा सी ऑप्शन मिलेगा। फिर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ क्या होगा। तो आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट निकाल दो तीनों का, और आगे मुझे पता है दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 काट देना। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 6 1 1 3 1 और -1 2 और 1। इसका जब डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे 3 में से 2 गया 1, और ये आपके पास आ रहा है 5 आ रहा है, और -6 के साथ आपको मिलेगा 1 + 1 2 मिलेगा, और 1 के साथ आपको मिलेगा 2 + 3 5 मिलेगा। तो ये आपको -2 मिल रहा है, हम इसका मोड़ लिया करते हैं, तो इसका एरिया 2 आ गया। पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता था इक्वेशन ऑफ साइड कुछ इस तरीके से दे रखी है, x = 1 x = 2। तो पहले तो मैं x = 2 लाइन बनाता हूँ भाई, x = 2 लाइन कुछ ये रही, फिर मैं y = -1, नहीं x = 2 लाइन ये गलत बनाई है मैंने, ये थोड़ी होती है, एक सेकेंड, ये तो y = कुछ लाइन होगी, इरेजर, x = 2 लाइन, तो x = 2 लाइन कुछ ऐसी होगी, ये लाइन है x = 2, y = -1, ये लाइन है y = -1, अगली लाइन है x + 2y - 4 = 0, ये तीसरी लाइन होगी। ठीक है, तो इसका जब y को -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 6 आएगी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, -1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, -1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x को जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे को मिल रही है 1 मिल रही है, तो ये पॉइंट हो गया 2, 1। कहता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B ऑन AC। ये B पॉइंट है, और B कैसे पता लगा, AB लाइन, ये AB थी, ये BC थी, तो B कॉमन आ गया, और ये लाइन अगर AB थी तो यहाँ A आएगा, ये C आएगा। उसने बोला B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर फेंको, क्या होगा, तो AC लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब माइनस का 1/2, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2। और अगर इस लाइन का स्लोप 2 हो गया तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल रहा है 2x माइनस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। 43 के अंदर पूछा गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। ओ भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो 2 और 6 का मिड पॉइंट 4 आएगा, 1 और -1 का मिड पॉइंट 0 आएगा। आपका आंसर 4,0 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 का फर्स्ट ऑप्शन। The end point of latest rectum of parabola -4, -2 और 4, लो भी -2, 4 कुछ ऐसा है, -2, -4। तो लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ आपको दे रखी है जो कि 4a होती है, उसकी वैल्यू आ गई 4 + 4 8 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, और अगर इसके कोऑर्डिनेट -2, 0 थे फोकस के, तो 2 पॉइंट अंदर आपका वर्टेक्स आ जाएगा। ये आपका एक बढ़िया सा पैराबोला बन जाएगा। उसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोला। ओ मैक्सिमम क्या भाई, एक ही तो पैराबोला आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली 1। आगे क्या पूछा है 45, कहता है वन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 0, 0। बिल्कुल अभी हमने जो पैराबोला बनाया था वो 0, 0 से तो पास कर रहा था। फिर कहता है फोकस, कहता है -2, 0 पर। बिल्कुल सही बात है यार, फोकस अपना -2, 0 पर है, पैराबोला 0, 0 से पास कर रहा है। आंसर दोनों सही है इसके, बोथ आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, कहता है साइन थीटा और कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट है साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो मुझे पता है कि रूट का सम जो होता है वो -b/a होता है, और रूट का प्रोडक्ट जो होता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा जो होगा वो c/a होगा। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कहता है NC4, NC5 और NC6 AP के अंदर है, मतलब बीच वाले का डबल NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से ही करना चाहिए, नहीं तो काफी लंबा जाता है। और बढ़िया बात अपनी ये रहेगी कि n की वैल्यू आप 7 पुट करोगे ना, पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर आ गया, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 48, कहता लखनऊ से कितने लेटर कितने वर्ड बनेंगे। लखनऊ से ऐसे कितने वर्ड बनेंगे कि 2 वोवल हो और 2 कॉन्सोनेंट हो। भाई 2 वोवल चुन लिए आपने, वोवल थे कितने, वोवल तो थे ही 2, आपने दोनों के दोनों चुन लिए। कॉन्सोनेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, कॉन्सोनेंट 5 थे। आपने 5 में से कोई भी पहले तो 2 कॉन्सोनेंट चुनने हैं, तो 2 वोवल थे 2 कॉन्सोनेंट हो गए, टोटल 4 बंदे हो गए आपके पास, इसलिए 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू में 2 24, आपका आंसर आ गया 240। तो 48 क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा, 240 हो जाएगा ए ऑप्शन। 49, कहता है 20 नंबर है, एक सर्कल के ऊपर है, और सर्कल के ऊपर देने का मतलब ये कहना चाहता है कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, और कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो 20C2 आपके पास आंसर आ जाएगा 20C2, और 20C2 होता है 20 × 19/2 190। इसने 380 दिया, गलत हो गया। फिर कहता है कितने ट्रायंगल बनेंगे, 20C3 बनेंगे, 20 × 19 × 18 बटा में 3 × 2, ये आ गया 6, ये आ गया 10, 19 × 6 144, आंसर आ गया 1140। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये मेरे को पता है a/b + b/a का होल स्क्वायर बन रहा है, और होल स्क्वायर की पावर 21 है, तो 21 × 2 42, नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होती है, आंसर 43 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 43। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि कंसिस्टेंट है और इक्वेशन 2 ही दे रखी है, वेरी गुड, 2 इक्वेशन दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर फेंक दो इसको। 2k², ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 6k आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, बी ऑप्शन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो बनी थी भाई 5k² - 21k + 14 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। कहता है इसका इनवर्स बताओ क्या होगा। कहता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन ये है, इसका इनवर्स अगर ये है तो मैट्रिक्स बताओ क्या होगी। तो मुझे पता है कि इनवर्स का दोबारा इनवर्स कर दो, मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर दो और बाकी दोनों को साइन चेंज कर दो। लो भी बाकी दोनों का साइन चेंज कर दिया, और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। और इसके डिटर्मिनेंट से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या,
ये डिटर्मिनेंट बनेगा भाई इसका 1 और -3/2, 1 में से 3/2 गया -1/2, और -1/2 से डिवाइड करोगे माइनस 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 सारे कट गए, चारों के चारों प्लस के आएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन पड़ा है, पहला ऑप्शन 52 का आंसर ए ऑप्शन। 53 कहता व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर क्या करेगा, पाई पर ही पीरियडिक हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, उसका स्क्वायर करने पर दोबारा साइन आ गया, साइन पाई माइनस एक्स वो साइन होता है, दोबारा वो पहले से ही आ गया, तो टाइम पीरियड इसका पाई हो जाएगा, 53 का आंसर बी ऑप्शन। फिर उसने बोला a प्लस बी इक्वल टू 1 है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पर, a प्लस बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री, और tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3, √3 इंटू √3, 3:1 आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है एक रेगुलर पहलू, पहला ये आपका पॉलीगन है जिसकी 10 साइडें हैं, और कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है कि कोई भी साइड जो है वो ट्रायंगल के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो वैसे अगर टोटल ट्रायंगल देखें तो कितने बनेंगे, tan C3 बनेंगे, tan C3 टोटल ट्रायंगल हो गए, और tan C3 कितना होता है 10 × 9 × 8 बटा में 6, 72/6 120 हो गया। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं जिसके वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें उसके ऊपर आ रही है, दो साइडें जो है ट्रायंगल की दो साइडें बाहर जो है, ये मान लो आपका 10 साइड का कोई पॉलीगन था जिसकी दो साइडें इस तरीके से कवर हो रही है, तो ऐसे कितने बनेंगे जिसकी दो साइडें कवर हो रही है, ये हो गए, फिर अगले 3 लेंगे, अगले 3 लेंगे, ऐसे कितने बनेंगे आपके पास 10 बनेंगे, 10 आपने ये माइनस कर दिए, 10 ये माइनस हो गए, फिर वो माइनस करेंगे जिसकी एक साइड यहां पर आएगी, बाकी एक साइड कहीं पर भी आएगी, तो यहां पर इसको बेस मानकर टोटल आपके पास 6 ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 10 के 10 से आपका 60 और माइनस करना पड़ेगा, तो कुल मिला के 120 में से 70 माइनस हो गया, आंसर आपका 50 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसको सोल्व करोगे तो x² - 9 इंटू x² - 1 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू 3 -3 1 और -1 आएगी, उसने एब्सोल्यूट वैल्यू बोली है, मतलब नेगेटिव के साइन नहीं लेने, और सम कर दो, तो 3 + 3 + 1 + 1 आपका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा। 53 का आंसर, 56 का आंसर आ गया सी ऑप्शन। 57 की ओर चलते हैं। 57 में बोला है कि 1 + x⁴n है, और कहता है n बहुत बड़ा जा रहा है, n की कोई वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। n कितना माने, n को मैं 3 मान रहा हूँ, n को 3 किया तो 1 + x का क्यूब बनेगा, 1 + 3x + 3x² प्लस आपके पास आ गया x³, तो p की वैल्यू आपके पास 1 होगी, q की वैल्यू 3 होगी, r की वैल्यू आपके पास 3 होगी, और s की वैल्यू आपके पास 1 होगी। उसने बोला ps जो कि 1 है, उसने बोला qr मतलब 9 है, आंसर आपके पास 10 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n को 3 रखने पर 10 आ जाए, सी ऑप्शन। 57 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 साइन इनवर्स 3π/2 है, मतलब ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, मतलब x y z तीनों 1 1 1 है, और जब तीनों 1 1 1 है तो 1 + 1 + 1 आंसर 3 आ जाएगा। 58 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन। 59 ये आपके पास sin x + sin y = cos x + cos y, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें CD फॉर्मूला लगाओगे, cos c - d/2 से cos c - d/2 कट जाएगा, tan x + y/2 की वैल्यू डायरेक्ट आपको 1 मिल जाएगी, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो 2 sin x + y/2 cos x - y/2 मिलेगा, इसको सोल्व करोगे तो 2 cos x + y/2 cos x - y/2 मिलेगा, cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, sin / cos tan होता है, और उसी tan की वैल्यू तो मेरे को पूछी है, तो 59 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ए कुछ ऐसा है, m ये है, n ये है, a कुछ ऐसा है, सोल्व करो, तो इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो m × i यूनिट मैट्रिक्स होती है, ये लो भी m हो गया, ये हो गया m × i, प्लस करना है, कहता है n × a को n से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2n हो गया, ये माइनस का 2n हो गया, और ये आपके पास 0 आ गया। इसका कहता है आपको चाहिए होल स्क्वायर, तो पहले मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बनेगा m2n माइनस का 2n और ये m, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपका a के बराबर है 0 2 -2 और 0 के। तो जब इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है m² माइनस का 4n², और उसके बाद मिलेगा आगे जो भी मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, m2n माइनस का 2nm, इसको मल्टीप्लाई करना है m2n माइनस का 2n और m से, तो ये बनेगा m² माइनस का 4n², ठीक है, प्लस का 2mn और प्लस का 2mn 4mn आ गया, 4mn आ गया।
यहाँ जो मर्जी पड़ा हो, इक्वल टू में 0 2 -2 0 आ गया। इसकी वैल्यू 0 की इक्वल है, मतलब m स्क्वायर माइनस 4n² इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू 2n के बराबर है। एक बात तो ये होगी कि m 2n के बराबर है। फिर 4mn की वैल्यू 2 है और 4mn की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू 2n जब यहाँ पुट करोगे तो 8n² इज इक्वल टू 2 आ गया, n² इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। n की वैल्यू 1/2 रखी तो m की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। उसने पूछा क्या है, m प्लस n पूछा है, तो m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1/2 है, आंसर इसका 3/2 आ जाएगा। 1 + 1/2 60 का आंसर डी ऑप्शन। 61 ये फंक्शन बड़ी मजेदार बात है, ये नोट्स का क्वेश्चन है इस तरीके का। जब फंक्शन होता है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। उसने बोला लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है लोकल मिनिमम, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल मैक्सिमा कम है लोकल मिनिमा से, पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है लोकल मैक्सिमा, कहता है x इक्वल टू 1 पे है, और भाई x इक्वल टू 1 पे तो लोकल मिनिमा है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, एक सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया बताओ। तो मुझे पता है सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होता है वो एक स्क्वायर होता है, और अगर इसकी रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा। डायमीटर 4 है, स्क्वायर का डायगोनल 4 है, तो स्क्वायर की साइड आपके पास हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। स्क्वायर की साइड 2√2 हो जाएगी, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर आपका आंसर सी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 63 ये सीधा नोट्स का क्वेश्चन, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, x² को t पुट करो, और सीधा 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ 3 3 3 आता, यहाँ 4 होता, यहाँ 4 4 4 आता। ये डायरेक्ट आपको याद रखने वाला क्वेश्चन होता है। 64 कहता है इसका डेरिवेटिव करो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x इंटू e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x, तो इसका आंसर आ गया e की पावर x। 64 का आंसर ये ऑप्शन। 65 कहता है x² प्लस kx, कहता कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमम नहीं है, कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मेरे पास आ गया 3x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो आ रहे हैं इमेजिनरी आ रहे हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो माइनस का b नहीं, माइनस b नहीं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो 12k इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो 3k इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 65 का आंसर बी ऑप्शन। 66 कहता है 2 की पावर x है, मुझे पता है जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हो तो नीचे वाले का log ले लो, यही डायरेक्ट आंसर होता है 2 से लेकर 10। तो log के अंदर आ गया f ऑफ 10 माइनस log के अंदर आ गया f ऑफ 2, तो ये आ गया log के अंदर f ऑफ 10 अपॉन f ऑफ 2, f ऑफ log के अंदर आ गया 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 10 में 2 की पावर 2 का डिवाइड करूंगा 2 की पावर 8 आएगी, तो log 2 की पावर 8 आगे आ गया 8 log 2, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 67 कहता है fx माइनस 2 से लेकर 1 तक, ये लो भाई ये -2 है ये 1 है, और -2 से 1 तक मेरे को पता है 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, क्या पता आपका नेगेटिव में हो, क्या पता आपका पॉजिटिव में हो, क्या पता ग्राफ नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में जा रहा हो, ये 3 केस बन सकते हैं। और अगर ये 3 केस बन सकते हैं तो मुझे करना क्या है, कहता है इसका मोड लो, अगर इसका मोड लूंगा तो पॉजिटिव का मोड तो सेम ही है, मतलब अगर इसका आंसर k है तो आंसर k ही रहेगा, k के इक्वल आ गया। नेगेटिव है इसका मोड ले लूंगा, इसका मोड ले लूंगा तो उतना ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल वही हो गया। लेकिन अगर मान लो ग्राफ इस तरीके से सिमेट्रिक होता -2 और 0 के बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू के, तो मुझे पता है कि इसका आंसर आना था इंटीग्रेशन करने पर जितना एरिया नेगेटिव आ रहा उतना ही पॉजिटिव आ गया, k की वैल्यू आपकी 0 बनती, एरिया 0 बनता, तब दोनों का एरिया ऐड करने पर दोनों इसकी वैल्यू k की वैल्यू आपकी 0 बनती। लेकिन जब इसका मोड ले लेता, मोड लेने के बाद जब इसका -2 से 0 तक इंटीग्रेशन करूंगा तो एरिया तो नेगेटिव आएगा नहीं, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब k की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो 67 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, 67 का डी ऑप्शन। 69 के ऊपर चलते हैं, 69 के ऊपर चलते हैं, तो 69 क्या कह रहा है, x² माइनस kx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, अगर इंक्रीजिंग है मतलब इसका डिफरेंशिएशन वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब k की वैल्यू हमेशा क्या है,
लेस देन है 2x से, 2x से लेस देन है, और 2x जो और x जो x है वो अपना 1 से इन्फाइनाइट है, और 1 से इन्फाइनाइट रखोगे तो ये अगर x 1 से इन्फाइनाइट रखोगे तो ये 2 से इन्फाइनाइट आ जाएगा, और अगर ये 2 से इन्फाइनाइट है तो k की वैल्यू 2 से हमेशा छोटी है। 68 का आंसर ये ऑप्शन। 69 -1.5 और -1.8 की बात की गई है, तो मैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं भाई। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, मॉडुलस फंक्शन का, तो ये -1 है, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ये -2 है, तो -1.5 यहां पर होगा, -1.5, -1.8 यहां पर होगा। मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो रेक्टेंगल की लेंथ है -1.5 से 1.8 0.3 होगी, और रेक्टेंगल की हाइट है 2, आपका आंसर 0.6 आ जाएगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक्स के इक्वल टू वाई, एक्स के इक्वल टू वाई मुझे पता है अपवर्ड पैराबोला होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट है 1,1, जहां पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और x की जगह क्या पुट करना है अपने को 1, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 2, और स्लोप अगर 2 आ गया, स्लोप मेरे को पता है tan थीटा होता है, और tan 60 डिग्री होता है √3, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 √3 से बड़ी है, मतलब थीटा 60 डिग्री से बड़ा है, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है ए यूनियन बी छोटा होता है इससे, ए यूनियन बी कहता है इसके बराबर है। यार ये स्टेटमेंट तो सीधे ही गलत हो गया, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सीधे ही गलत हो गया। कहता है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहता है बड़ी होती है P + PF -1 से। एक काम करो 1 को उधर ले जाओ, इंटरसेक्शन को इधर ले आओ, तो आपको मिलेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू PE + PF - P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये मेरे को पता है कि ये तो फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B का है, और P ऑफ A यूनियन की वैल्यू एक है, एक से छोटी तो होती है। ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट फिलहाल आपका सही आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट गलत आ रहा है। फिर कहता है ए यूनियन बी की वैल्यू कुछ ऐसी इससे कम होती है। मुझे पता है यहाँ पर अगर माइनस आता है, यहाँ कुछ माइनस होना चाहिए था, मतलब इसकी वैल्यू जो है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का P ऑफ E इंटरसेक्शन F होता तो ये दूसरी साइड चला जाता, और जब ये दूसरी साइड चला जाता तो उधर बनना था P ऑफ A इंटरसेक्शन F प्लस P ऑफ E इंटरसेक्शन P यूनियन F इक्वल टू PE + PF बनना था, ये इसके बराबर होता। लेकिन यहां पर क्या किया, क्वेश्चन ने इसको उड़ा दिया, तो ये वाली साइड अपने आप ही छोटी होगी, और ये वाली साइड जब छोटी होगी तो लेस देन का साइन ही आएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 72 P ऑफ A इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय B, जो कि होता है P ऑफ A बाय B इक्वल टू होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A इक्वल टू आ गया P इज लेस देन आ गया P ऑफ A के, ये उधर चला गया, ये अपॉन में B था, यहाँ B आएगा, ये P भी उधर चला गया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। अब आप आंसर उठाओ, पहला ऑप्शन जब उठाओगे तो आपको यही चीज दोबारा मिल जाएगी, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि P ऑफ B अपॉन A जब लेस देन PB करोगे आपको यही अगली सेम लाइन यही मिलने वाली है, तो 72 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। कहता है व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल द एक्यूरेसी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्पेशल मीन के लिए बना है। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दे रखी है कहता है कम से कम एक बंदा सोल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 29/32 है। यहाँ इस बंदे ने बिल्कुल सही सोल्व किया है, 1 में से माइनस कर दिया, 1/2 को ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1/4 दूसरे से भी ना होने की प्रोबेबिलिटी, और तीसरे से भी ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - P = 29/32। इसको सोल्व किया, P की वैल्यू 1/4 आ रही है, बिल्कुल सही है, आंसर डी ऑप्शन। 75 कहता है क्रिकेट के अंदर बैट्समैन हिट करता है 60 में से 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हिट करने की, वो होगी 2/15, तो हिट ना करने की कितनी हो जाएगी 13/15। आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है XYZ एक प्लेन है, Z = 7, किसकी इक्वेशन होती है, Z = 7 एक ऐसा प्लेन होता है जो XY एक्सिस के XY प्लेन के पैरेलल होता है, XY प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होती है Z = कांस्टेंट, सीधी नोट्स की बात है ये, आंसर इसका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। कहता है लाइन स्पेस है इनफाइनेटली मैनी डायरेक्शन रेशियो, बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन तो एक फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनेट होते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है इट इज पॉसिबल किसी लाइन के लिए, कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कहता है बराबर हो जाए L + M + N के, बिल्कुल सही, ये किसी ना किसी लाइन के लिए तो हो सकता है। और जैसे एक्स एक्सिस की बात कर लो, एक्स एक्सिस के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए LMN की वैल्यू 100 होती है, तो 100 इसको 100 को यहाँ रखोगे, दोनों साइडें बराबर आएगी। वाई एक्सिस की वैल्यू पुट करके देख लो, वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो पुट करके देख लो, ये भी आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से।
तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, ए लाइन इच स्पेस कैन इनफाइनेटली मैनी डायरेक्शन रेशो। तो पहला सही है, दूसरा आपके पास सही है, दूसरा भी आपके पास सही है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद है 78, दी एक्स वाई प्लेन डिवाइड दी सेगमेंट। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड जीरो हो जाएगा और जेड को जब जीरो पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू 4m प्लस 6n अपॉन में m प्लस n। तो ये आपके पास आ जाएगा m अपॉन n की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 79, द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मेरे को पता है कि स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और हर एक पार्ट के अंदर एक स्फीयर ऐसा होगा जो तीनों एक्सिस को टच करेगा। हर एक स्पेस के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर एक सेंटर ऐसा होगा स्फीयर का, जिस सेंटर पर स्फीयर बनाऊंगा तो कोई ना कोई स्फीयर ऐसा होगा रेडियस का जो तीनों एक्सिस से पास करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है। फिर कहता है ABCD आपके पास एक क्यूबॉइड है। भाई ये क्यूबॉइड है कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा ही आपका लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से आपने क्यूबॉइड बनाना है, इस तरीके से आपने क्यूबॉइड बनाया इस तरीके से आपने ये क्यूबॉइड बनाया। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। A के कोऑर्डिनेट उसने 0 0 0 दिए थे, इसलिए मैंने A को यहाँ माना 0 0 0 पर। B के कोऑर्डिनेट उसने दिए थे 12 0 0, इसलिए मैंने B को यहाँ माना। C के कोऑर्डिनेट उसने दिए 12 6 0, इसलिए मैंने यहाँ माना। और D के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं, D के दिए ही नहीं, तो D के मैं वैसे भी निकाल ही सकता हूँ। D है मेरा Z एक्सिस के ऊपर, तो X और Y तो 0 0 होंगे। और Z वाले की हाइट कितनी है, हाइट मेरे को यहाँ से पता लग रहा है 12 6 4 से कि इसकी हाइट 4 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है 12, 6, 4, 12, 6, 4। इस पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब बोला क्या गया, इस पॉइंट को उसने G बोला, इस पॉइंट को G। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि AC और AG, AB और AG के बीच में एंगल बताओ। AB कहाँ है, ये रही AB। इसका डायरेक्शन रेशो क्या है 12 0 0। और AG ये रही, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है 12 6 4। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12 × 12 144 अपॉन में आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो रूट के अंदर आ गया 144 प्लस 36 प्लस 16, रूट के अंदर आ गया 12 आपके पास 144। तो 144 के रूट से ये कट गया 12 बार, आपको मिला 12 अपॉन में रूट में 196, जो कि होता है 12/14, जो कि हो गया 6/7, जो कि कोस अल्फा की वैल्यू। कोस बीटा निकालना है मुझे, तो कोस बीटा निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बीटा क्या है AC कहाँ है, ये रहा AC। तो AC के डायरेक्शन रेशो है 12 6 0 और इसका एंगल निकालना है AG के साथ ही, ठीक है। तो 12 × 12 144 प्लस 6 × 6 36 हो गया, प्लस 0 आ गया। रूट के अंदर आ गया यहाँ पर 196 ही आएगा इसका, तो और इसका रूट के अंदर 144 प्लस 36, ये हो गया 180 हो गया। ऊपर बना 180, नीचे बना रूट 180, तो ये आपके पास रूट के अंदर आ गया 180/196। 4 से कैंसिल किया, रूट 45/49, तो ये आ गया रूट 45/7। ये वैल्यू आ गई कोस बीटा की वैल्यू आ गई, ये कोस अल्फा है। मुझे कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा चाहिए, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर बीटा -1 आ जाएगा। और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 36/49। तो 2 × 36/49, -1 और -1 तो माइनस के 2 हो गए, प्लस 2 × कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 45/49। तो ये आपको मिल गया 36 × 2 72, 72 और 90 हो गए 162, और 162 में से 98 माइनस कर दो, 162 में से 98 माइनस कर दो, 64 आ गया। तो 64/49, 80 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 81 कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ना परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर सी वेक्टर के। तो मैंने ए और बी एक ही प्लेन में मान लिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताता है कि मैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होऊंगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हो गए इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपका जा रहा है परपेंडिकुलर से। उसने बोला लेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सी वेक्टर।
और ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब सी वेक्टर भी इन्हीं के प्लेन में ही है, सी वेक्टर भी इन्हीं के प्लेन में ही है, और सी वेक्टर उस प्लेन में है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दूसरे प्लेन में है, दोनों साइड आपस में बराबर कैसे होंगे? सी वेक्टर आपके पास सी वेक्टर, यहाँ सी वेक्टर दे रखा है ना, यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सी वेक्टर। मुझे यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो कि होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, इज इक्वल टू उसने दे रखा है साइन थीटा सी वेक्टर के। क्या इस बात सही है? साइन को वो साइन रख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर उसने बोला सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, पर ये तो नहीं बोला यूनिट वेक्टर है, तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर लेने के लिए सी वेक्टर के सी का कैप चाहिए होगा, सी का कैप चाहिए होगा, मतलब सी वेक्टर अपॉन में सी का मोड चाहिए होगा, इंटू में साइन थीटा। अब सी वेक्टर इंटू साइन थीटा तो इक्वल टू में दिया है, पर ए बी ए इंटू बी कहीं पर उसने सी के बराबर तो बोला ही नहीं, कि ए इंटू बी कहीं पर उसने बोला हो कि सी के बराबर है, ऐसा तो कहीं दे ही ना, और ऐसा उसने नहीं दिया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो है, अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो पक्का जीरो ही होंगे, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका ओनली 2 आ जाएगा। एक बार मैं पहले स्टेटमेंट को एक बार दोबारा क्लियर कर लूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सी वेक्टर, और ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। उसने बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, नहीं 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 नहीं, ये बात हम गलत कर रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर ही है, और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर है तो ये दोनों साइडें बराबर हो ही नहीं सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट पक्का गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन ही आएगा। 82 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे 2 ए, इसको देख कर ही पता लग रहा है इनको तो कि भाई बी की वैल्यू आई कैप के बराबर है और ए की वैल्यू माइनस जे कैप के बराबर है। ए की जगह माइनस जे रखूंगा ये आ रहा है, बी की जगह आई रखूंगा ये आ रहा है, देख के पता लग रहा है कि बी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू जे है, ये एक्स एक्सिस की ओर है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। 82 का आंसर डी ऑप्शन। 83 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा ए वेक्टर के साथ, वो जीरो आएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी की वैल्यू आपको पता लग गई जीरो होगी। उसने बोला बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना वो ट्वाइस है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ये बात भी ठीक है, तो कहता है 4 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट करो बी वेक्टर के साथ, कर दो फिर 4 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू उसने माइनस ए स्क्वायर बोल ली है, तो माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से पता लग रहा है कि बी स्क्वायर तो 4 ए स्क्वायर के बराबर है, और अगर ये दोनों बराबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर जीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 एबीसी 3 वेक्टर है, तीनों कोप्लेनर है, एबीसी अगर कोप्लेनर है, ए वेक्टर ये मान लो, बी वेक्टर ये मान लो, सी वेक्टर ये मान लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होएगा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, सारों के परपेंडिकुलर है। कहता है उसका क्रॉस करो सी वेक्टर के साथ, उसका सी वेक्टर के साथ क्रॉस करूंगा फिर इसी प्लेन में आ जाएगा। कहते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के कोप्लेनर है, बिल्कुल सही बात है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जिसकी अभी हमने बात करी है, कहता है ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, आंसर सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है द पोजीशन वेक्टर, ये पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी वेक्टर में से ए वेक्टर को जो माइनस करोगे आपको मिलेगा 2 माइनस रूट 2, बी वेक्टर बी वाले में से ए वाले को माइनस करोगे तो 2 प्लस रूट 2 जे कैप, लो भाई इसका रूट कर दिया, आंसर आ गया आपको मिल गया 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, आंसर रूट 12, और रूट 12 हो जाएगा 2 रूट 3 आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 85 का आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 ये कुछ ऐसा है, मैंने 1 माइनस एक्स से क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इधर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी, इक्वल टू में 1 माइनस एक्स की पावर 16 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू होगी y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर आ गया 16, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, y डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 16x की पावर 15। उसने बोला x को 0 पुट करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर x को जब 0 0 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, और x को 0 करने पर y को 1 पुट कर दो, और y को जब 1 पुट करोगे तो y डैश की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 87 कहता है cos x माइनस cos 4x इंटू cos 8x 1/y, कुछ इस तरीके से कहता है इसको सोल्व करो। तो उसको 1/y चाहिए, 1/y चाहिए। तो 1/y मेरे को पता log लेने पे आएगा, तो दोनों साइड log ले लो। log y इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log n आ जाएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, 1/y dy/dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x बाई cos x। ये हो जाएगा उसी तरीके से माइनस का sin 4x अपॉन cos 4x। ये हो जाएगा माइनस का sin 8x अपॉन cos 8x। और ये होता है tan, ये भी होता है tan, ये भी होता है tan। x की जगह π/4 रखोगे तो tan 2π 0, tan π ये भी 0, और tan π/4 ये -1 आ जाएगा। तो आपको आंसर इसका -1 मिलेगा। 87 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, एफ ओ एफ अगर आपका x की पावर 4 है तो एफ एक्स आपका x स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। x को 1 पुट की आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, इसने बोला है कि b छोटा है a बड़ा है, a बड़ा है तो a की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। a की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और जब ये एक से छोटा है और एक से छोटे की पावर जब इनफाइनाइट करते हो तो आपको क्या मिलता होता है, 0 मिलेगा। एक से छोटे की पावर इनफाइनाइट करोगे 0 मिलेगा। तो ये भी 0, ये भी 0, 1/1 आंसर आ गया, इसका 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है f(x) कहता है एग्जिस्ट करता है 2 पर, तो x की जगह डायरेक्ट 2 पुट कर दो। तो 1/2/2k इज इक्वल टू आ गया, क्या आएगा, x की जगह 2 पुट किया 2k आ गया। तो 1 + 1/k इज इक्वल 2k आ रहा है। इसको देखते ही पता लग रहा है कि k को 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है। तो k की वैल्यू 1 पुट करी, डी आंसर आ गया, k की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है द टू ग्रीगेशन लाइन 3x - 4y, कहता है ये लाइन y ऑन x है, ये लाइन x ऑन y है। मान लेते हैं एक बार, अगर ये y ऑन x है तो इसका स्लोप आपको मिलेगा 3/4 मिलेगा, और अगर ये x ऑन y है तो इसका स्लोप भी आपको 3/4 मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा आ रहा है, मतलब वो सही ले रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर आ जाएगा बोथ आ जाएगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कहता है इसका कोरिलेशन r की वैल्यू कहता है √3/2 है, तो r की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 इंटू 3/4 का √3/4 ही तो आएगा। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। कहता है x और y, कहता है इन दोनों डाटा के मीन जो है ना वो 3 और 4 है। मुझे पता है इन दोनों को सोल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आती है मीन को बताती है। तो क्या 3,4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 3,4 ने इसको सेटिस्फाई किया ही नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है डाटा की मीडियन बताओ क्या होगी। तो मीडियन मेरे को पता है, नंबर ऑफ डाटा कितना 60, तो 60 का आधा किया 30, 30 से जस्ट बड़ी CF आ गई 31, और 31 वाली लाइन के अंदर आपकी मीडियन मिलेगी। तो 35 + n/2 30 - 26/5 बिल्कुल सही केस बंदे ने आंसर इसका 39 बिल्कुल सही है। 93 का आंसर 39 हो जाएगा। उसके बाद 94 मोड पूछा है, तो मोड सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 11 है, तो मोड आपके पास आ जाएगा 25 + 11 में से 5 गया 6 अपॉन में 6 + 11 में से 6 गया 5 इंटू में डिफरेंस आ गया 5 का। तो 25 + 30/11 ये हो गया 25 + 2.73, आंसर आ गया 27.73। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बी ऑप्शन। कहता है व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर। 15 से शुरू होकर 64 तक जा रहे हैं, मीन निकालना है। जब डिफरेंस सेम हो तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर कर दो, मीन आ जाएगा। 15 से लेकर 64 तक लगातार नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस कर उनका मीन लेना था। तो जब डिफरेंस सेम होता है पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, आंसर इसका 39/5। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि इसके बारे में बताओ, मीन मोड मीडियन वगैरह के बारे में। एक्स की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने पर मेरा डाटा कुछ ऐसा बन गया। इसका मोड कितना है, इसका मोड है 1। इसका मीडियन कितना है, इसके मीडियन है 3। इसका मीन कितना है 11 और 4 15 और 3 18 20/5 4 है। तो कहता है मीन बड़ा है मोड से, बिल्कुल सही बात है। कहता है मीडियन बड़ी है मीन से, ये तो गलत बोल गया। तो इसका आंसर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा। 97 द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो मीन आपका 22 तक पहुंच जाएगा। फिर उसने बोला 44 में से माइनस कर दो, 44 में से 22 माइनस कर गया, फिर 22 पे आके खड़े हो जाओगे, बस ठीक है, 22 आंसर आ गया। कहता है इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, कितने डाटा थे 10, तो 10 से 10 डाटा को मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू डैश 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 2 की पावर आपके पास आएगी 10, और इसकी करनी है आपको पावर 10th पावर करनी है, मतलब पावर 1/10। तो 2 की पावर में आ गया 1 + 2 + 3 + डैश 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 55 तक आ गया, इसकी पावर है 1/10, ये 10 तक जाएगा।
और 1 से लेकर 10 तक जब आप सम करोगे तो 55 बनेगा। तो 2 की पावर 55 की पावर 1/10 मतलब 2 की पावर 5.5, जो कि 2 की पावर 5 से बड़ा है लेकिन 2 की पावर 6 से छोटा है। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, तो उसके बीच में है तो आंसर भी बीच में आएगा। 98 का आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 हार्मोनिक मीन पूछा है। कहता 60 और x का हार्मोनिक मीन 48 होता है। तो मुझे पता है कि 1/48 इज इक्वल टू 1/48 नहीं 2/48, 2/48 इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/x होता है। हार्मोनिक मीन यही तो बोलता है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू एक्स अपॉन में 60 प्लस एक्स। तो आपको x की वैल्यू 40 मिल जाएगी। 99 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। कहता मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ले लिए, 20 ले लिए। और कहता है इसने मीन डेविएशन पूछा है तो इसका मीन आ जाएगा बीचों बीच में 11 आ जाएगा। तो ये -9 हो जाएगा, -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनका मोड लेना है। तो इन सभी को जब मैं ऐड करके देखता हूँ कितना आ रहा है, 16 5 21 और 4 25 आ रहा है। 25 और 25 50, 50 बटा में नंबर ऑफ डाटा कितने थे 10। आपका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। वेरियंस पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1540 बटा में 10 माइनस 110 बटा में 10 का होल स्क्वायर। तो 154 में से 121 को माइनस कर दिया, आंसर 33 आ गया। इसका आंसर बी ऑप्शन। फिर कहता है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर डिविजिबल बाय 3। इन तीनों काम में लेकर ऐसा कोई नंबर आ ही नहीं सकता जो 3 से डिवाइड हो, क्योंकि इन तीनों का सम 0, तीनों का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। आंसर इसका 0 हो जाएगा। 103 कहता है ना कोई नेचुरल नंबर है, प्रोबेबिलिटी बताओ। कहता है रूट इसके रियल है, इसके रूट रियल है तो b² - 4ac करो। b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/4 होगी और 1/4 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 104 पी ऑफ ए की वैल्यू 7, पी ऑफ ए बार अगर 7/10 है तो पी आ जाएगा 3/10, पी ऑफ बी आ जाएगा 7/10। पी ऑफ ए अपॉन बी आपके पास होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए। मेरे से पूछा गया है पी ऑफ बी अपॉन ए, जो कि मुझे पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए होता है। तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 3/14, और पी ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/10। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई 3/14 इंटू 3/10 अपॉन में आएगा पी ऑफ ए। पी ऑफ ए, एक मिनट, यहाँ बी है तो यहाँ बी आएगा ना, यहाँ बी आएगा तो यहाँ 7 बनेगा और यहाँ 7 बनेगा तो यहाँ 7/10 आएगा। अपॉन में पी ऑफ ए है 3/10, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7/14 1/2 आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 105 7 व्हाइट बॉल थी और उसने बोला 3 ब्लैक बॉल है। ओके है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो, एक रो में रखनी है तो 10 में से कोई भी 10 की 10 बॉलें किसी तरीके से रखी जा सकती थी, फैक्टोरियल 10। पर कहता है कोई भी 2 ब्लैक बॉल इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो आप पहले 7 व्हाइट बॉलें रखो। 7 व्हाइट बॉलें कितने तरीके से रख सकते हो, फैक्टोरियल 7। उसके बाद एक स्पेस करके रखिए वो, और ब्लैक बॉल को बैठने के लिए जगह कितनी बन जाएगी, 3 ब्लैक बॉल है, उसके पास जगह कितनी है, 7 बॉलें थी व्हाइट बॉल तो 8 जगह बन गई, 8c3। ब्लैक बॉल ने कोई भी 3 जगह ढूंढ ली, उन 3 जगह पर वो ब्लैक बॉल एडजस्ट हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 से जब इसको कैंसिल किया तो नीचे बनेगा 8 × 9 × 10, ऊपर 8c3 होगा आपके पास 8 × 7 × 6/6, और फैक्टोरियल 3 होगा 6, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, आंसर आ गया 7/15। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 105 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। कहता है मोड x -1, मोड x -1 कुछ ऐसा होगा। इस मोड x -1 का ये ग्राफ हो गया। कहता है कॉन्टिन्यूस x = 1 पे बिल्कुल सही बात है। कहता है डिफरेंशियबल x = 0 पे ना, ये बात गलत होगी। आंसर ओनली फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 107 कहता है कि 1 पर 1 की राइट हैंड लिमिट देखनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है उसकी राइट हैंड लिमिट 1 की 1 ही हो जाएगी, और 1 + h का मोड 1 + h ही रहेगा। h को जैसे ही 0 पुट करेंगे आपको आंसर इसका 1 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कहता है राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x = नहीं, डी ऑप्शन कैसे आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा सी ऑप्शन ही आएगा, 1 आ जाएगा। तो 107 का आंसर है आपके पास सी ऑप्शन 1। 108
कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो पर वैल्यू जीरो है, लेकिन जीरो पर ये ऑसिलेट कर रहा है फंक्शन। ये फंक्शन आपका ऑसिलेटिंग फंक्शन है। अपॉन में जब जीरो बनेगा तो राइट हैंड लिमिट रख लो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट रख लो, साइन के अंदर इन्फानिट बनेगा, जो कि एक ऑसिलेटिंग वैल्यू -1 से 1 के बीच एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो लिमिट इसकी, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जैसे 2/√π रखोगे तो π/4 बनता है, साइन π/4 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, माइनस साइन एक्स की वैल्यू मेरे को पता -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, और जब उसमें 1 ऐड करोगे आंसर 0 से लेकर 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 110, अब -π/4 पे चेक करना है, और कोस के अंदर चाहे नेगेटिव -π/4 आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोस π/4 की वैल्यू आप कोस -π/4 और कोस π/4 एक ही बात है, तो इसलिए मैं π/4 पे चेक कर लूंगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो y = आपके पास x है, तो dy/dx की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इसका आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो 1 + x² + x⁴, इसका इंटीग्रेशन करना है x² के रिस्पेक्ट में। तो x² को एक बार t पुट कर लो, तो 1 + t + t² का इंटीग्रेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा t + t² 2 + t³ 3। t की जगह वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, x² + 1, मेरे को पता है इसका ग्राफ ऐसा होता है। वो कहता है x = 1 से लेकर 2 तक जाओ, ये 1 था अपना, ये 2 तक है, तो मुझे सिर्फ इस ग्राफ की बात करनी है 1 से लेकर 2 तक। कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो जैसे x की जगह 2 पुट किया मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल रही है। कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, x की जगह 1 पुट किया मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर सी ऑप्शन। 113, f' का इंटीग्रेशन करो। f' का इंटीग्रेशन fx ही तो होता है, 1 से लेकर 4, जैसे 4 पुट किया f4 - f1 निकालना है, और ये दोनों अगर बराबर थे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, e की पावर में log cos x, e से log कैंसिल हो गया, cos x का इंटीग्रेशन करना है, जो कि sin x होता है 0 से लेकर π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। आंसर आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115, 1 - sin 2x की जो वैल्यू होती है, ये आपके पास मोड के अंदर sin x - cos x होता है, लेकिन जब हम 0 से π/4 के बीच की बात करेंगे तो cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है, इसलिए इसको cos x - sin x लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x - sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का cos x, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है a sin x + b cos x + c। तो दोनों को कंपेयर करने पर पता लग रहा है कि a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। a और b को 1 पुट करोगे, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 115 था। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल ellipses विद सेंटर एट सेंटर whose axis are along the coordinate axis। कहता है एक्सिस जो उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स। मुझे पता है कि अगर उसका सेंटर 0 0 पे होता है तो उसकी इक्वेशन x² + y² b² = 1 होती है। इसके सेंटर को कहीं पर और अगर मैं कहीं शिफ्ट कर दूंगा तो x की जगह x - h आ जाएगा, y की जगह y - k आ जाएगा, तो आपको टोटल 4 वेरिएबल मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाएंगे, a b h और k। तो इसका आंसर आपके पास ऑर्डर भी इसका 4 होएगा, इसका ऑर्डर 4 होगा। कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो x - a का होल स्क्वायर y - a का होल स्क्वायर = a²। ये सर्कल की क्वेश्चन है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा सर्कल देखने को मिल रहा है। और इस इक्वेशन को देखकर आपको पता लग रहा है कि कांस्टेंट a है तो एक ही, लेकिन उसकी पावर 2 भी है, पावर सिंगल भी है, पावर 2 भी है, इसलिए इसकी डिग्री जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 118, इसका डायरेक्ट जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो y1 की वैल्यू आपके पास आ रही है -b/x², ठीक है, प्लस का b/x² आएगी, और y2 की वैल्यू जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो -2b/x³ आएगी। इस एक x को मैं उधर ले गया तो xy2 = -2b/x² आ गया, और b/x² की वैल्यू y1 पुट कर दूंगा तो xy2 = -2y1। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो गया, 118 का बी। क्वेश्चन नंबर 119, ये सीधा सीधा नोट्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है, और यहाँ पर वहाँ पर लॉग के अंदर 10x दिया होता है और यहाँ π/2 दिया होता है, लेकिन यहाँ पर पाई है। तो जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओगे f ऑफ a प्लस b माइनस x वाली = f ऑफ x, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो 10 की जगह कोट बन जाएगा, और i और i को जब दोनों को ऐड करोगे तो log 10 इंटू कोट log 1 0 आ जाएगा, और आंसर आपका इसका 0 हो जाएगा। 119 का आंसर 0।
कहता है ई की पावर एक्स एक एलिप्स है, ई की पावर एक्स एक कर्व है कोई भी, इसके ऊपर एक पॉइंट है 0,1, कहता है वहां पर टेंजेंट खींचो भाई। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। जब 0,1 इसमें पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो लाइन की क्वेश्चन बताओ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो लाइन की क्वेश्चन होगी, ये आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। और उसने बोला लाइन एक्स एक्सिस को कहां मिलती है, एक्स एक्सिस के ऊपर भाई y 0 होता है, तो y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू -1 आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर था भाई, सारा का सारा पेपर अपना सोल्व हो गया है बिना कोई डाउट के साथ। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के आंसर की में कोई करेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी आंसर की आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका मैथ्स का पेपर पूरा 120 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको जीएटी का क्वेश्चन जो है वो भी अपने इसी पेज पर मिल जाएगा, इसी जगह मिल जाएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद। उम्मीद है सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू।